चलें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी दोस्तों, हमने क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट ए जो कंप्यूटेशनल पार्ट था ये कर लिया। अब हम पार्ट बी एंड सी अटेम्प्ट करेंगे। पार्ट बी एंड सी आर डिस्कशन कंपोनेंट्स क्वेश्चन नंबर 1 के। पार्ट बी इज अबाउट सुटेबिलिटी ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल जैसे कि हमने डिस्कस किया था, एंड सी इज अबाउट एक्सचेंज रेट रिस्क एंड स्वैप। तो मैं रीड कर रहा हूँ पार्ट बी एंड देन वी विल डिस्कस पार्ट सी। पार्ट बी इज डिस्कस whether it is appropriate to use the existing cost of capital to appraise an international project। अच्छा, अब आइए, यानी suitability of your existing, हमने यहाँ क्या किया था, हमने यहाँ existing जो cost of capital है उसी को उठाया, यानी बिजनेस रिस्क वही अज्यूम किए और फिर एपीवी मॉडल के थ्रू गए। सिर्फ फाइनेंशियल रिस्क द वे प्रोजेक्ट वाज बीइंग फाइनेंस्ड, वो चूंकि ऑल डेट फाइनेंस था तो फिर हमने उसको केयू में कन्वर्ट किया वहाँ से और उससे डिस्काउंटिंग की, अज्यूमिंग द प्रोजेक्ट इज ऑल इक्विटी फाइनेंस्ड, एंड देन हमने उसमें फाइनेंसिंग एडजस्टमेंट्स ऐड की। तो हमने टिपिकली क्या किया, हमने एग्जिस्टिंग कॉस्ट ऑफ कैपिटल को यूज़ किया। इसकी सूटेबिलिटी के बारे में ये पूछ रहा है कि इज इट सूटेबल और नॉट सूटेबल, या आप एग्जिस्टिंग अपनी जो आप डोमेस्टिक अपनी होम कंट्री में प्रोजेक्ट्स करते हैं उसी कॉस्ट ऑफ कैपिटल को इंटरनेशनल प्रोजेक्ट के लिए यूज़ करना ठीक है या नहीं। तो सबसे पहले तो फंडामेंटल जो पॉइंट है वो ये कि जी योर कॉस्ट ऑफ कैपिटल शुड रिफ्लेक्ट द रिस्क्स which are primarily business and financial risk of the project। फंडामेंटल बात तो ये है कि जो आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल है इट शुड बी इन लाइन and should reflect the risk associated with the project, यानी should be the marginal cost of capital for the project। ये पहली बात। दूसरी बात हम यहाँ ये नोट कर सकते हैं कि जी ये हमने बात डिस्कस की है कि ऑफ कोर्स जो आपका एक फॉरेन प्रोजेक्ट है या प्रोजेक्ट ओवरसीज इन्वेस्टमेंट जो आपकी है उसके नेचुरली जो रिस्क होते हैं, रिस्क आर greater, are certainly greater, they involve greater, such a project involves comparatively higher risk as compared to a project in your home country। और वो रिस्क क्या क्या है वो हमें पता है, वो जियो पॉलिटिकल आपके रिस्क हैं मेन, राइट। यानी फॉरेन कंट्री में आपका पॉलिटिकल रिस्क है, आपके एसेट्स एक्सप्रोप्रिएट, नेशनलाइजेशन, इस तरह की चीज़ें ना हो जाएं। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, इनस्टेबिलिटी ये एलिमेंट है ना। गवर्नमेंट रेगुलेशंस, वहाँ पे आपकी पॉलिटिकल रिस्क में स्टेबिलिटी, इनस्टेबिलिटी जो है ना पॉलिटिकल, दैट कैन हर्ट योर प्रोजेक्ट, यू नो। एक्सप्रोप्रिएशन होती है ऑफ एसेट्स, बाज़ औक़ात आपकी जो फॉरेन गवर्नमेंट्स हैं उनके साथ अगर आपकी कंट्री के ताल्लुकात ठीक ना हुए, जैसे अभी हमने रशिया यूक्रेन वॉर में देखा कि वेस्ट के एसेट्स जो रशिया में होंगे, रशियन एसेट्स जो बाहर थे, यू नो, दोज उन ऑर्गेनाइजेशंस को चैलेंज हुआ इन प्रोटेक्टिंग देयर एसेट्स। नेशनलाइजेशन हो जाती है बाद औकात और गवर्नमेंट्स कहती हैं जी बस हमने ये एसेट्स नेशनलाइज हो गए, उसकी हम आपको कंपनसेशन दे रहे हैं, है ना। वो भी एक प्रॉब्लम हो सकती है। गवर्नमेंट रेगुलेशंस। अच्छा, उसके बाद इकोनॉमिक रिस्क होते हैं और उसमें इस तरह की एडवर्स रेगुलेशन हो सकती हैं जी आपकी, जैसे एक्सचेंज कंट्रोल्स कि आपकी रेमिटेंस नहीं हो पा रही, एक्सचेंज कंट्रोल के रिस्क आ जाते हैं, यू नो। ओनरशिप राइट्स के इश्यूज आ जाते हैं बाद औकात के जी फॉरेन ऑर्गेनाइजेशंस, नेशनल्स कैन ओनली ओन दिस एंड दैट, यू नो। सो दे आर एडवर्स गवर्नमेंट रेगुलेशन का रिस्क है, आपको पॉलिटिकल रिस्क है, ऑफ कोर्स आपको एक्सचेंज रेट का एक बड़ा रिस्क है, राइट। बेटा बाहर उन्हें कहीं शोर ना करें, आवाज़ ना आए अंदर। एक्सचेंज रेट का रिस्क है, यू नो, एडवर्स एक्सचेंज रेट मूवमेंट इसका रिस्क है, क्योंकि आपके प्रीडोमिनेंटली जो कैश फ्लोज हैं वो फॉरेन करेंसी में होंगे। एडवर्स एक्सचेंज रेट मूवमेंट, राइट।
तो इस तरह के रिस्क हैं वहाँ विच आर इन एडिशन टू द प्रोजेक्ट के, बिजनेस के, इंडस्ट्री के रिस्क। सो ऑफ कोर्स ये आपने रिस्क देखने होते हैं, और उन रिस्क की नेचुरली फिर आपको क्या चाहिए, उस रिस्क के अगेंस्ट नेचुरली रिटर्न भी आप जो एक्सपेक्ट करेंगे, जो आपके फाइनेंशियल हैं, दे शुड बी दैट रिटर्न्स शुड बी हायर देन, एंड दी दोज रिस्क के साथ जो है ना फिर वो रिटर्न्स भी एडिक्वेट होने चाहिए। तो इसका मतलब द कॉस्ट ऑफ कैपिटल फॉर अ फॉरेन आप जब इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, और स्पेशली ये रिस्क वहाँ ज़्यादा होते हैं जो कि डेवलपिंग एंटिटीज़ होती हैं, जहाँ फ्रंटियर मार्केट्स कह लें आप, वहाँ ये रिस्क आपके ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू एक डेवलप्ड इस्टेब्लिश्ड जो है ना मार्केट्स में। तो अब आइए इसके अगेंस्ट, अब आप हाउ डू यू देन डिटर्मिन द कॉस्ट ऑफ कैपिटल फॉर अ फॉरेन प्रोजेक्ट। तो फिर उसके दो तरीके हैं। नाउ कंसीडरिंग दीज बेसिक्स, उसके बाद आप ये बात कर सकते हैं कि जी अब जब आप रिक्वायर्ड रेट डिटरमिन करते हैं, तो रिक्वायर्ड रेट या मार्जिनल कॉस्ट में एक तो ये है कि आप क्या करें, आप फॉरेन जो है ना जो टेरिटरी है उसकी आप फॉरेन सॉवरेन डेट लें, और फॉरेन CAPM जिसे हम कहते हैं, यूं कह लें कि आप इंटरनेशनल या फॉरेन CAPM की बेसिस पे आप जो है अपना रिक्वायर्ड रेट फॉर शेयर होल्डर्स डिटर्मिन करें। कैसे करें मैं भी डिस्कस करता हूं। दूसरा ये है कि आप इंटरनेशनल या फॉरेन CM के बजाय आप होम कंट्री का अपना CAPM मॉडल की बेसिस पे आप रिटर्न निकालें, लेकिन फिर उसमें आप कंट्री रिस्क प्रीमियम उसे आप ऐड कर दें। कैसे करें इसको देखते हैं। देयर आर टू वेज ऑफ हैंडलिंग इट, राइट। तो अब आइए वो हम कैसे करते हैं, वील टॉक अबाउट इट। मैं इस हिस्से को मिटा रहा हूं एंड देन वी विल डिस्कस दिस। जैसे यहां अभी हम देखते हैं, हमें बताया गया इस क्वेश्चन में कि पाकिस्तान और तुर्की जहां की हमारी फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो रही है, उसके जो RF कह लें आप या सॉवरेन बॉन्ड्स कह लें आप, उनका जो रेट है वो डिफरेंट है, विच रिफ्लेक्टिंग द डिफरेंट जो है ना इकोनॉमिक सिचुएशन एंड कंडीशंस ऑफ दैट मार्केट, राइट। अच्छा जी, तो एक तरीका ये है कि हम फॉरेन CAPM वाला मॉडल यूज करें, जिसमें जब हम KE यूज करें, KE फाइंड आउट करें, तो RM एंड RF उस मार्केट के हिसाब से लें। ये भी फॉरेन टेरिटरी के हिसाब से, ये भी फॉरेन टेरिटरी के हिसाब से आ जाएं। यानी यहाँ तुर्की का अगर हम देखें तो जैसे यहाँ उनका RF इज 9% रिप्रेजेंटिंग द रिस्क ऑफ दैट मार्केट आर हायर देन आर्स, तो यहाँ 7 है, वहाँ 9 है। तो जब हम वो रेट्स ले लेंगे तो ऑटोमेटिकली रिक्वायर्ड रेट में वो रिस्क अकाउंट फॉर हो गए और आपका रिक्वायर्ड रेट वैसे ही बढ़ जाएगा। दूसरा तरीका क्या होता है कि आप अपना होम कंट्री का CAPM यूज करें, यानी आप KE निकालते हुए RF अपना लें, RM माइनस RF लें इनटू बीटा इक्विटी ऑफ कोर्स, प्लस इसमें कंट्री रिस्क प्रीमियम जो है ना वो ऐड कर दें, कंट्री रिस्क प्रीमियम। अच्छा, ये कंट्री रिस्क प्रीमियम ऐसे भी ऐड हो सकता है, और उसका दूसरा जनरली अप्रोच ये भी होती है कि आप क्या करें, आप ये इसी के अंदर बिल्ड कर दें, RM माइनस RF, बीटा इक्विटी हम जनरली पहले लिखते हैं, बीटा इक्विटी यूं लिख देता हूं मैं, इनटू RM माइनस RF, और इसके अंदर आप कंट्री रिस्क प्रीमियम डाल दें। सिर्फ फर्क ये होता है कि वो बीटा फैक्टर से भी वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, अदरवाइज वो बाहर ऐड हो रहा है। दोनों अप्रोचेस एक्सेप्टेबल होती हैं। अब ये कंट्री रिस्क प्रीमियम आप कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? कंट्री रिस्क प्रीमियम भी जो कि कंट्री के रिस्क को, उसके इकोनॉमिक रिस्क, डिफॉल्ट रिस्क है ना, उसकी ओवरऑल बैलेंस ऑफ पेमेंट, सब चीज़ों को देखते हुए वो रिस्क प्रीमियम ऐसे ही क्वांटिफाई होता है कि एक आसान सा तरीका ये है, जो सिंपल तरीका होता है कि आप डिफरेंस, स्प्रेड या डिफरेंस ले लें ऑफ सॉवरेन डेट यील्ड। सॉवरेन डेट यील्ड वही यानी गवर्नमेंट बॉन्ड्स। अब गवर्नमेंट बॉन्ड्स की जो रेट का डिफरेंस है वो यहाँ जैसे क्या है, वो है 9 माइनस 7, जैसे यहाँ 2% हो जाएगा। तो आप ये कंट्री रिस्क प्रीमियम ऐड कर दें स्ट्रेट, यू नो, दैट्स व्हाट यू कैन डू।
द अदर इज, इसका थोड़ा सा और एडवांस वर्जन ये होता है कि आप इसके अंदर जो है ना, मतलब ये कंट्री रिस्क प्रीमियम कैलकुलेट करते हुए आप सॉवरेन डेट यील्ड्स, इसका स्प्रेड तो आप ले ही लें जैसे कि 2%, फिर इसे आप मल्टीप्लाई भी कर दें विथ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ इक्विटी मार्केट divided by standard deviation of debt market, sovereign debt yields कह लें। तो फिर बेसिकली यहाँ से, अच्छा ये कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा हमें इसकी डिटेल में मैं नहीं जाता, लेकिन why we do it is that there is a thought, एक स्कूल ऑफ थॉट वो ये कहता है कि ये 2% का डिफरेंस इक्विटी या इन्वेस्टर के पूरे रिस्क को क्वांटिफाई नहीं करता, और इक्विटी मार्केट की वॉलेटिलिटी को भी, जो फॉरेन इक्विटी मार्केट है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ इक्विटी मार्केट, ये दोनों क्या है, ये फॉरेन कंट्री की जब बात कर रहे हैं, जैसे तुर्की होगी, तो उसकी आप इक्विटी मार्केट के जो यील्ड्स हैं उसकी वॉलेटिलिटी देखें, एनुअल स्टैंडर्ड डेविएशन ये होती है, ठीक है, और उसका रेशो विद द डेट मार्केट में, अगर तो इतनी ही वेरिएशन जितनी की डेट मार्केट में है उतनी इक्विटी मार्केट में है तो ये 1 हो जाएगा, अदरवाइज इक्विटी मार्केट में ज़्यादा है तो फिर ये जो डिफरेंस है, लेट्स से स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ इक्विटी मार्केट इज 15%, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सॉवरेन डेट यील्ड्स जो है आपकी वो है 10%, तो ये 1.5 बन जाएगा। अगर ये 1.5 बन जाएगा तो ये 2 × 1.53% हो जाएगा, ये कंट्री रिस्क प्रीमियम बढ़ जाएगा, क्योंकि इन्वेस्टर्स का जो है वो इक्विटी के साथ, इक्विटी मार्केट के साथ उसकी वॉलेटिलिटी से भी ताल्लुक़ है। तो एक इसकी जो है ना एडवांस वर्जन यूं भी कैलकुलेशन होती है। सो बहरहाल सिंपल तरीके से यूं कह लें कि अगर तो आप अपनी CAPM होम कंट्री का RF और RM यूज़ कर रहे हैं तो फिर आप कंट्री रिस्क प्रीमियम जिसमें जा रहे हैं उसको ज़रूर ऐड करें, और उसका सिंपल तरीका जो है आसान ये है कि स्प्रेड्स ऐड कर दें आप, जो सॉवरेन डेट यील्ड है दोनों कंट्रीज़ की उसके रेट्स देख लें, और उसके रेट का जो डिफरेंस है वो आपको वहाँ की मार्केट के हायर रिस्क को क्वांटिफाई कर देगा, जैसे कि यहाँ 2% है। अच्छा, इसके बाद यानी दिस इज़ द वे टू इनकॉर्पोरेट द कंट्री रिस्क प्रीमियम। तो फिर आप क्या करें, फिर आप जैसे अगर हम ये इस तरीके से कैलकुलेशन करते हैं तो फिर हम लिरा के ही सारे कैश फ्लोज बनाएं, और फिर ये लिरा से रेलिवेंट जो है ना हमारा जो एक्सचेंज रेट और अपना ये सारे पॉलिटिकल इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट के रिस्क को अकाउंट फॉर करके एक रेट आ गया, तो फिर हम क्या करते हैं, फिर हम उस रेट से फॉरेन करेंसी कैश फ्लोज ही को उस रेट से डिस्काउंट करें। ये जो ये रेट आएगा इनकॉर्पोरेटिंग कंट्री रिस्क प्रीमियम या यूजिंग फॉरेन CM, फिर फॉरेन करेंसी कैश फ्लोज को इस रेट से डिस्काउंट करके NPV आ जाए, फिर उस NPV को आप ऑटोमेटिकली क्या करें, उसको आप फिर आज के रेट से डिस्काउंट करके और फिर आप अपनी करेंसी में देख लें कि क्या उसकी वैल्यू बनती है। दूसरा तरीका ये भी होता है यहाँ, जैसे कि इसमें हमने किया कि हमने इसमें अब मैं ये हिस्सा मिटा रहा हूँ, आपने नोट करना है, नोट करें। Another way is that you convert the cash flows into the local currency and you account for risk in cash flows। तो दोनों ही चीजें कवर हो जाती हैं। यानी आप क्या करें, और एक और तरीका जो है इसको रिस्क को अकाउंट फॉर करने का ये है कि एडजस्ट प्रोजेक्ट कैश फ्लोज फॉर द रिस्क, यानी उसमें रिस्क फैक्टर बिल्ड करके अपने कैश फ्लोज को कंजर्वेटिव कर लें एंड कन्वर्ट FC कैश फ्लोज इनटू लोकल करेंसी। आप लोकल करेंसी में कन्वर्ट कर दें, इससे क्या हो जाता है, इससे एक्सचेंज रेट रिस्क आपने ख़त्म कर दिया। जैसे कि यहाँ है, यहाँ क्या है कि जो आपकी फॉरेन करेंसी जिसमें कैश फ्लोज हैं वो डेप्रिशिएट हो रही है, सो व्हेन दे आर बीइंग कन्वर्टेड इनटू PKR दे आर बीइंग कन्वर्टेड इनटू लेस PKR बिकॉज द लिरा इज डेप्रिशिएटिंग अगेंस्ट रुपी। तो कन्वर्जन प्रोसेस टेक्स केयर ऑफ दैट डेप्रिसिएशन वाला एलिमेंट, और फिर आप प्रोजेक्ट के कैश फ्लोज को एडजस्ट कर लें सूटेबली फॉर दी फॉरेन इन्वेस्टमेंट के उस रिस्क को, और उसकी बेसिस पे NPV निकालें। तो दैट्स ऑल्सो वन वे ऑफ डूइंग इट। आई थिंक दिस इज ऑल्सो अ वे कि जिसमें आप क्या करें कि बजाय इसके कि आप रेट भले आप बिजनेस की जो इंडस्ट्री का है अगर वही चीज़ अपनी कंट्री में कर रहे हो उसके हिसाब से आपने एक रेट निकाला और उसके बाद कैश फ्लोज को एडजस्ट किया और फिर डिस्काउंटिंग की, तो ये भी होता है। लेकिन बहरहाल वन वे और दी अदर यू हैव टू अकाउंट फॉर
the risks of foreign investment into either the cash flows or the discount rate. Generally हम कोशिश करते हैं कि उसे discount rate में adjust कर लें. So I hope this is clear. अब आइए इतनी बातें हम लिख दें तो इस 5 मार्क्स के लिए more than enough है. I think we have discussed this in quite detail. फिर आइए पार्ट सी पे. पार्ट सी कहता है explain the additional risk that arises when using local debt to fund the investment in Turkey and explain how Malik could use swap agreements to reduce risk when converting future cash flows in Turkish lira into Pakistani rupees. अच्छा जी, अब हम आते हैं एक्सचेंज रेट रिस्क की बात करते हैं और स्वैप कैसे यूज हो सकता है इसका जिक्र करते हैं. एक्सप्लेन द एडिशनल रिस्क. अच्छा जी, अब पार्ट सी आ गया. Explain the additional risk that arises when using local debt to fund the investment in Turkey and explain how Malik could use swap agreements to reduce risk when converting future cash flows in lira into Pakistani rupees. अब देखें यहाँ हम क्या कर रहे हैं, यहाँ एसेट लायबिलिटी मिसमैच है. यहाँ हमारा जो प्रोजेक्ट है वो फाइनेंस हो रहा है, हमारे जो एसेट्स रिसीवेबल्स होंगे, सेल्स, ये होंगे सारे लिरा में. ठीक है ना, TRY लिरा कहें, TRY. अच्छा जी, और हमारी लायबिलिटी जो बुनियादी है वो है PKR में. सो देयर इज एन एसेट लायबिलिटी मिसमैच. ये एसेट लायबिलिटी मिसमैच क्या जनरेट करेगी? ऑफ कोर्स एक सीरियस एक्सचेंज रेट रिस्क आपके लिए जनरेट करेगी. और एक्सचेंज रेट रिस्क के ट्रांसलेशन कंपोनेंट भी होगा, इसके अंदर ट्रांजैक्शन कंपोनेंट भी होगा, कन्वर्जन का भी होगा, राइट. तो होगा क्या, हम क्या कर रहे हैं, हमने लायबिलिटी रेस की PKR में. ठीक है, PKR में हमने रेस की. लेट्स से आज हम इस रिस्क को ऐसे देखते हैं कि आइए जैसे हमने किया 230 मिलियन लिरा थे इंटू 12.5, आज 2875 मिलियन PKR की बेसिस पे ये हमने लोन लिया और इसे कन्वर्ट किया और बन गए 230 मिलियन लिरा, राइट. 5 साल बाद, आफ्टर 5 years, अगर मैं ये 230 मिलियन लिरा कन्वर्ट भी कर दूं PKR में, अगर 230 में अर्न कर लूं, और मैं इंटरेस्ट की बात ही नहीं कर रहा, सिर्फ प्रिंसिपल की बात कर रहा हूं, तो 230 मिलियन लिरा का जो प्रिंसिपल था मेरा वो आज 230 मिलियन लिरा की फॉर्म में. 5 साल बाद अगर मेरे पास 230 मिलियन लिरा हो तो ये मेरा लोन पे नहीं कर सकेंगे क्योंकि लिरा डेप्रिशिएट हो रहा है. द एक्सपेक्टेशन इज दैट लिरा इज गोइंग टू डेप्रिशिएट. और लिरा की डेप्रिसिएशन जो है, अगर हम देखें 5वें साल का रेट क्या था, 11 पॉइंट समथिंग था, 11.4. तो अगर मैं आफ्टर 5 years इसे 11.4 से मल्टीप्लाई करूं तो ये बन जाएगा 2622 मिलियन PKR. So I won't be able to repay my loan with this. That's the risk, right? That lira is going to depreciate and more lira will be required to pay off this loan, you know. यानी 100 रुपया आज मैंने इसमें किया तो 100 रुपये से जितने लिरा आए बाद में वो लिरा मुझे 100 रुपया नहीं अरेंज करके दे सकते, you know. तो दिस इज़ अ रिस्क. ये वो रिस्क है जिसकी हम बात कर रहे हैं कि जो यहाँ हो रहा है कि एडिशनल रिस्क अराइज हो रहा है जब आप फाइनेंसिंग, अगर तो मैं लिरा में ही लायबिलिटी रेस करूँ, लिरा में ही एसेट रेस करूँ, तो मैं एक नेचुरल हेजिंग मिल गई एक्सचेंज रिस्क के अगेंस्ट. अगर 230 मिलियन मेरा लोन है और लिरा में ही वो लोन होगा, लिरा में ही मेरे सेल्स हैं और रिसीवेबल्स हैं, तो मुझे नेचुरल हेज मिल गई. वो नेचुरल हेज मिल गई कि लिरा मिले, लिरा से ही लोन लायबिलिटी पे की, इंटरेस्ट पे किया, तो क्या हुआ, ट्रांसलेशन जब मैं पीरियोडिक कन्वर्जन कर रहा हूँ वो भी रिस्क नहीं है, ट्रांजैक्शन रिस्क भी नहीं है, पेमेंट करते हुए, कन्वर्जन करते हुए, यू नो. सो आई एम क्वाइट हेज्ड. बट यहाँ मैं ये काम नहीं कर रहा. ये काम मैं इसलिए भी नहीं कर पा, शायद मैं करना भी चाहूँ तो नहीं कर पाऊंगा इस वक्त, शायद मुश्किल हो मुझे, क्योंकि आई प्रॉब्ली नॉट नोन देयर, इट माइट बी डिफिकल्ट एंड एक्सपेंसिव फॉर मी टू रेज रिला लोन. तो फिर दूसरा मेरे पास सोल्यूशन क्या होता है ऐसी सिचुएशन में? ऐसी सिचुएशन में स्वैप अरेंजमेंट, है ना. हमने पढ़ा था स्वैप अरेंजमेंट, जिसमें आप खाली प्रिंसिपल स्वैप भी कर सकते हैं, फुल लोन स्वैप भी कर सकते हैं. वो क्या करेगा, वो आपको इस प्रोसेस में हेल्प कर देगा, इन एसेट लायबिलिटी मिसमैच को ख़त्म कर देगा. यानी आप टाइम 0 पे क्या करें, आप मलिक हैं,
कंपनी एक स्वैप काउंटर पार्टी है आपकी। आपने लोन रेज किया, आपने उसे PKR अपनी बैंक से आपने लोन रेज किया, उससे आपने 2875 मिलियन रुपीस लिए और उसे PKR 2875 दे दिए और उससे ले लिए आपने क्या 230 मिलियन लिरा। और साथ ही ये एक रेडी कन्वर्जन हो गई। स्वैप में क्या होता है, स्वैप को हम कहते हैं इधर 2 स्टेप ट्रांजैक्शन है। इसमें एक रेडी कन्वर्जन कपल्ड विद एन अपोजिट फॉरवर्ड ट्रांजैक्शन होती है, जो कि फॉरवर्ड ट्रांजैक्शन हमें एक्सचेंज रेट रिस्क के अगेंस्ट हेज प्रोवाइड करती है। इसका फायदा क्या हो जाएगा, आज आपने 230 मिलियन लिरा लिए, साथ ही आज आपने एग्री कर लिया कि जी आफ्टर 5 इयर्स हम आपको ये आपके 230 मिलियन लिरा वापस कर देंगे और आप मुझे मेरे PKR वापस करेंगे। वो PKR कितने होंगे, वो सेम भी हो सकते हैं, वो डिफरेंट भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन व्हाट योर एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्सचेंज रेट इज एंड हाउ द नेगोशिएशन गो। और आपको PKR मिल जाएंगे, राइट। अगर आप लिरा को कांस्टेंट कर देंगे तो PKR इसके आसपास मिल जाएंगे, जिसके थ्रू आप इसकी रिपेमेंट कर देंगे। साथ ही अगर आप फुल लोन करेंगे तो इंटरेस्ट भी स्वैप हो जाएंगे। तो उसका फायदा ये हो जाएगा कि प्राइमरीली आपकी जो लायबिलिटी है वो अब आपको पता है कि आपने लिरा वापस करना है। तो एसेट लायबिलिटी जो मिसमैच है कि जी बाद में मुझे लिरा को कन्वर्ट करना पड़ेगा, उस वक्त क्या एक्सचेंज रेट होगा। आज तो एक एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्सचेंज रेट है, लेकिन हो सकता है कि वो एक्सचेंज रेट्स जो हैं वो आपकी इस एक्सपेक्टेशन से भी बहुत ज़्यादा ख़राब जो है ना एडवर्स सिचुएशन हो जाए, एंड देन यू माइट एंड अप in lira depreciating more significantly against PKR। तो फिर आपका और नुकसान होने का जो चांस है वो भी कम हो जाएगा। और आज आपको एक श्योरिटी भी आ जाएगी इसके थ्रू कि दिस इज एग्जैक्टली, अभी तो आप ओपन है, आप तो परचेज पावर पैरिटी के थ्रू एक फोरकास्ट कर रहे हैं, बट दैट फोरकास्ट कैन गो वाइडली रॉन्ग। वी आर लिविंग इन अ वेरी वॉलेटाइल वर्ल्ड। तो इस स्वैप के थ्रू आपकी कम से कम कैश फ्लोज गारंटीड हो जाएंगे, आपका रिस्क कम हो जाएगा, एंड दैट्स हाउ यू विल बी हेज्ड। So yes, there is an additional risk, which is the exchange rate risk, which has both the transaction conversion and the translation जो है ना आपका risk involved in it। और वो रिस्क आपके प्रोजेक्ट की अल्टीमेटली फिजिबिलिटी को भी बहुत ख़राब कर सकता है। इट कैन मेक द जो है ना आपका प्रोजेक्ट उसको कम्प्लीटली नेगेटिव भी कर सकता है, और बहुत सिग्निफिकेंटली डेप्रिसिएशन हो जाए तो प्रोजेक्ट की वायबिलिटी को भी वो अफेक्ट कर सकता है। उस रिस्क को हेज करने के लिए ज़रूरी है कि आप कोई टूल लें, और द बेस्ट टूल अवेल, या तो आप लिरा में ही फाइनेंसिंग ले लें जो कि मुश्किल है, तो फिर आप स्वैप अरेंजमेंट कर लें, विच इज़ अ कंपैरेटिवली ईजियर ऑप्शन। तो ये डिस्कशन, ये बात आपने लिखनी है, 6 मार्क्स में आप इतनी बातें लिख दें तो आई थिंक, और एक स्वैप की डायग्राम वगैरह बना दें कि दिस इज़ हाउ इट विल वर्क, तो आई थिंक दिस विल मेक सेंस। अगर एटलीस्ट कुछ और ना भी हो, अगर आप इस 11.4 के हिसाब से भी लॉक कर लें PKR, तो कम से कम आपको ये पता है कि ये तो गारंटी हो गया ना 2622 मिलियन। आज तो ये भी गारंटीड नहीं है, आज तो ये फोरकास्ट है कि हाँ 230 मिलियन को जब मैं कन्वर्ट करूंगा तो इतना बनेगा। तो कम से कम यही आप फिक्स कर लें तो आपकी प्रोजेक्ट की फिजिबिलिटी तो एटलीस्ट इंटैक्ट हो जाएगी, और आपका एक मेजर रिस्क कंपोनेंट जो है वो एड्रेस हो जाएगा। क्योंकि अगर ये 11.4 की जगह लेट्स अज्यूम करें ये 10 हो जाए, 9 हो जाए, तो फिर तो आपकी सिचुएशन और ख़राब हो जाएगी। इज दैट ओके? क्योंकि आप तो आखिर में जाके वो रेमिट कर रहे होंगे, और प्राइमरीली आपके जो कैश फ्लोज जनरेट भी हो रहे हैं प्रोजेक्ट में वो 5th ईयर के एंड पे हो रहे हैं। मेजर आपके जो कैश इनफ्लो है वो टर्मिनल वैल्यू के थ्रू आ रहा है, सो यू आर सिग्निफिकेंटली एक्सपोज टू दैट रिस्क। तो इतनी बातें अगर हम यहाँ कर दें तो आई थिंक दिस विल ऑल्सो सफिस। सो विद दिस वी कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 1, and then we'll move on to question number 2 and then to the other questions। तो यहाँ पे हम कंक्लूड कर रहे हैं क्वेश्चन 1, यहाँ तक पहुँचे, फिर आगे बढ़ते हैं। थैंक यू।